स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पर जिसका नाम है इग्नाइटेड मेंटर। और इस पर मेरे साथ आप पढ़ चुके हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 आईपीसी 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के विषय में। और आज हम इसी में बात करेंगे अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860। हम आज जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है अध्याय यानी चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 में जिन धाराओं के बारे में बात की गई है वो धाराएं हैं 53 से यानी 53 से सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक। इन धाराओं के बारे में बात किया गया है किसमें? अध्याय 3 में। ओके, तो बात शुरू करते हैं हम अध्याय 53 से, यानी जो इंपॉर्टेंट धारा है वही हम पढ़ेंगे। 53 से शुरू करते हैं। धारा 53 यानी सेक्शन 53। सेक्शन 53 इसमें कहा गया है दंड की परिभाषा के विषय में। दंड की परिभाषा के विषय में, यानी डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। ओके, वैसे बताता चलूं कि ये चैप्टर 3 है, इसमें दंड के विषय में बात किया गया है, यानी पनिशमेंट के विषय में बात किया गया है। इसमें जो धाराएं हैं वो पनिशमेंट से संबंधित धाराएं हैं। ठीक है, तो धारा 53 में बात किया गया है, परिभाषा बताई गई है दंड की, कि दंड की परिभाषा क्या होती है। धारा 53 के अंतर्गत ही बात किया गया है, कहा गया है कि जो दंड के प्रकार होते हैं, दंड के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5। धारा 53 के आधार पर बोला गया है कि दंड के कुल 5 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है मृत्युदंड। मृत्युदंड यानी डेथ। मृत्युदंड मीन्स डेथ के बारे में बात किया गया है। किसमें? धारा 53 में जो 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं उसमें। ओके, सेकंड बात की गई है इसमें आजीवन कारावास की। आजीवन कारावास की इसमें बात किया गया है आजीवन कारावास की, यानी इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ये बात किया गया है धारा 53 के अंतर्गत। जो दूसरा प्रकार का दंड है वो। तीसरे प्रकार का दंड क्या है? तीसरे प्रकार का जो दंड है वो है कारावास। तीसरे प्रकार का दंड क्या है? कारावास। कारावास जो है इसको 2 प्रकार से बताया गया है। एक कारावास कहा गया है कि कठोर तरीके का कारावास होता है। कठोर तरह के कारावास को कहते हैं रिगरस इंग्लिश में। और जो दूसरे तरह का कारावास बताया गया है वो है सादा यानी सिंपल। पहला कारावास के जो प्रकार बताया गया है वो कहा गया है कठोर यानी रिगरस, और दूसरा बताया गया है सिंपल यानी सादा कारावास। कठोर में आपको कोई जो कैदी होंगे, जो कारावास के लिए जो गए होंगे व्यक्ति, उनको कोई ना कोई कार्य दिया जाएगा, और जो सिंपल होगा वो बहुत ही सादे तरीके से उनका समय पूरा होने पर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो गए। बच्चे 2 प्रकार के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां तक आप कवर कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने बात किया मृत्युदंड यानी डेथ, दूसरी बात की आजीवन कारावास, और तीसरी बात की कारावास की, जो की है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कठोर और
सादा। जो चौथे प्रकार का जो दंड है वो है संपत्ति का संपहरण। चौथे प्रकार का दंड जो है उसे कहते हैं संपत्ति का संहरण, यानी कह सकते हैं कुर्की कर लेना। आपको यहां तक दिख रहा है, कुर्की कर लेना या फिर जब्त कर लेना, कुर्की कर लेना या फिर जब्त कर लेना, या फिर इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉरफीचर कर लेना। फॉरफीचर कर लेना किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को फॉरफीचर कर लेना। पांचवा जो दंड का प्रकार बताया गया है धारा 53 के अंतर्गत वो बताया गया है जुर्माना, यानी फाइन। फाइन के बारे में बताया गया है। पहले जो ये दंड के प्रकार थे ये 6 प्रकार से रखे गए थे। जैसे काला पानी की सजा आपने सुनी होगी, वो इसी में आता था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। दंड के सिर्फ 5 प्रकार ही रखे गए। किसके अंतर्गत? धारा 53 के अंतर्गत। तो ये हो गई धारा 53 के बारे में बात। आगे बात करते हैं अगली धारा के बारे में। जो अगली धारा है हमारी वो हम बात करेंगे धारा 54 की, यानी सेक्शन 54 के विषय में हम बात करेंगे। तो धारा 54 यानी सेक्शन 54 ये क्या बात करता है? ये बात करता है मृत्यु दंड जो है, मृत्यु दंड को लघुकरण करने के विषय में, लघुकरण करने के विषय में, यानी इसको कम करने के विषय में बात करता है। आपको पता है कि मृत्यु दंड के लिए जो माफी या उसको कम करने की जो भी पावर होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है हमारे देश में। ठीक है, तो ये मृत्यु दंड को लघुकरण करने के विषय में बात किया गया है धारा 54 में। इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, केस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो था बचन बनाम पंजाब राज्य, बचन बनाम पंजाब राज्य। इस केस में, इस वाद में क्या बात हुई थी? इसमें कोर्ट ने कहा कि मृत्यु दंड जो है वो संवैधानिक है। कोई चीज संवैधानिक क्यों तब कब होती है? जब वो संविधान के आधार पर सही होती है। तो कोर्ट ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि ये संवैधानिक है। क्यों? उन्होंने बताया क्योंकि ये जो धारा, ये सेक्शन है, ये धारा आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है, जो संविधान का आर्टिकल है 21, उसका उल्लंघन नहीं करता है। उसका उल्लंघन इसके आधार पर नहीं होता है, इसलिए इसको कहा गया कि ये संवैधानिक है, क्योंकि संविधान का पालन कर रहा है। ये धारा जो है 54 संविधान का पालन करती है, इसलिए कहा गया कि ये संवैधानिक आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन नहीं कर रही है। अगली बात, इसी में एक अगली बात और कही गई कि मृत्यु दंड जो है तभी इंपोज किया जाएगा, तभी दिया जाएगा जब आरोप या फिर कोई भी जो उसने कृत्य किया हो बहुत ही गंभीर हो, उसने अगर मर्डर भी किया हो। देखिए, मर्डर भी होता है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत फांसी की सजा सुना दी जाए, क्योंकि हमारे देश में फांसी सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर की सजा होती है, यानी मृत्यु दंड हमारे देश में फांसी के थ्रू ही दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सबको फांसी दे दिया जाए, किसी भी पर्सन को अगर उसने हत्या की है। ये जज, जो न्यायालय के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अगर वो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर से गंभीर होगा, क्या होगा? गंभीर से गंभीर मामला होगा, उस तभी जाके उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, अन्यथा मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ज्यादातर यही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बचन बनाम पंजाब राज्य का जब ये केस आया तो उसमें ये न्यायालय द्वारा ये बातें कही गई। हमने धारा 54 तक बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगली धारा की, धारा 55 की। अगली धारा की हम बात करेंगे धारा 55 की। धारा 55 में
जो धारा 55 है, धारा 55 में बात किया गया है जो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास के लघुकरण के विषय में, लघुकरण यानी कम करने के विषय में बात किया गया है। और ये अधिकतम कितना हो सकता है? 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजीवन कारावास 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस लघुकरण अगर किया जाएगा तो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये धारा 55 में बात की गई है, इसके लघुकरण करने की बात की गई है, कम करने की बात की गई है। किसकी? जो आजीवन कारावास होता है उसका। ठीक है, अगली धारा हम बात करेंगे धारा 57 की। धारा 57 की हम बात करेंगे, जिसमें कहा गया है जो दंड की अवधि की गणना की जाएगी, दंड की अवधि की गणना, जब दंड की अवधि की गणना की जाएगी तो ये कैसी होगी? जो आजीवन कारावास होगा, जो आजीवन कारावास होगा उसको 20 वर्ष के कारावास के, 20 वर्ष के, उसको 20 वर्ष के कारावास के तुल्य समझा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आजीवन कारावास है तो उसका समय सीमा कितनी समझी जाएगी? लगभग 20 वर्ष समझी जाएगी। ये धारा 57 में ये बात कही गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। हम अगली धारा जिसके बारे में बात करेंगे वो है धारा 60, यानी सेक्शन 60 के बारे में हम बात करेंगे, धारा 60 के बारे में। ठीक है, धारा 60 क्या है? इसमें कहा गया कि जो कठोर कारावास है, कठोर कारावास और जो कठोर कारावास है और जो सादा कारावास है, अभी हमने बात की थी कठोर और सादा कारावास की, उसी के बारे में बात हो रही है कि जो कठोर कारावास है और जो सादा कारावास है, इसकी अवधि कितनी होगी, इसके विषय में बात की गई है धारा 60 में, यानी सेक्शन 60 में बात की गई है कि जो कठोर कारावास है और सादा कारावास, उसकी अवधि कितनी होगी। ठीक है, और ये डिसाइड कौन करेगा अवधि? ये न्यायाधीश डिसाइड करेंगे। जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि इसकी अवधि कितनी होगी। अगली जो धारा हम पढ़ते हैं वो बात करेंगे धारा 63 के बारे में, धारा 63 के बारे में हम अगली धारा जो है वो बात करेंगे, धारा 63। 63 में बात की गई है जुर्माने के रकम के विषय में, जुर्माने की राशि बोलिए या फिर रकम। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो जुर्माने की राशि होगी वो दोनों पक्षों को, यानी दो पक्ष होते हैं किसी भी विषय में, तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर होगी, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि अगर एक पक्ष गरीब है और दूसरा पक्ष अमीर है तो गरीब वाले पक्ष से इतनी धनराशि मांग ली जाए जुर्माने के एवज में कि वो देने में सक्षम ना हो। तो इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही जुर्माने की राशि को मांगा जाएगा। अगली बात कि जो जुर्माने की राशि होगी वो ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, यानी आवश्यकता जितनी हो उतना ही होना चाहिए जुर्माने की राशि। ये बात की गई है धारा 63 में, यानी 63 में। अगली जो धारा हम पढ़ेंगे वो है धारा 64, यानी 64, सेक्शन 64 के विषय में। 64 में क्या कहा गया है? जुर्माना ना देने पर कारावास। धारा 64 इसमें बोला गया है जुर्माना ना देने पर कारावास, ये बात किया गया है धारा 64 में, जुर्माना ना देने पर कारावास। अगली धारा जिसके बारे में बात करेंगे
वो है धारा 66 यानी सेक्शन 63 के विषय में। 63 में क्या कहा गया है, जो अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं, आप नहीं मतलब जो भी कैदी है, जो भी व्यक्ति है, जुर्माना ना देने पर कारावास का प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार का कारावास होगा। ये कौन बताएगा, ये बताएंगे न्यायाधीश हमारे देश के, ये बताएंगे न्यायाधीश हमारे देश के। ठीक है, ये धारा 66 में बात की गई है। अगला बात करेंगे हम धारा, अगली जो धारा है वो है धारा 67 के विषय में बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो धारा जुर्माने की राशि है, जुर्माने की राशि जो है वो अगर अनुपातिक दे दी जाती है, अनुपातिक दे दी जाती है, जुर्माने की जो भी राशि रही होगी उसको अगर अनुपातिक दे दिया जाता है तो वो फिर क्या होगा कि अनुपातिक अगर कोई व्यक्ति दे देता है तो उसकी जो कारावास का अवधि होगी वो उसी के आधार पर कम कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि राशि ली जाती है कारावास में, अगर आपने जुर्माना नहीं पेमेंट किया है तो क्या होगा कि 50 रुपए की अगर धनराशि है तो 1 माह का कारावास होगा। 50 से ऊपर और 100 तक अगर राशि है तो इसमें 2 माह का कारावास होगा, और अगर माफ करिएगा इसमें 2 माह का कारावास होगा और इसमें 4 मास का कारावास होगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं मार्कर चेंज कर लूं। 50 रुपए की राशि अगर होगी तो कितने माह का कारावास होगा, 2 माह का। 50 रुपए से ऊपर 100 रुपए तक की राशि होगी तो 4 माह का कारावास होगा, और 100 से ज्यादा की होगी यानी प्लस होगा तो कितने माह का कारावास होगा, 6 माह का। तो अब इससे समझिएगा कि जो जुर्माने की राशि अगर अनुपातिक दे दी जाती है तो वो जो कारावास होगा उसको भी कम कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर 50 रुपए की राशि का आपने पेमेंट नहीं किया, आपने जमा नहीं किया तो आपको 2 माह की कारावास हो गई। ठीक है, लेकिन 1 माह का कारावास पूरा होते होते आपने क्या किया, 25 रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर दे दी, तो इससे क्या होगा, जो बचा 1 माह है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ये होता है कि अनुपातिक धनराशि जब दे दी जाती है तब। ये धारा 67 में ये बात की गई है, बताया गया है। ठीक है, अगली जो धारा हम पढ़ेंगे वो है धारा 71 यानी सेक्शन 71। सेक्शन 71 में कहा गया है, धारा 71 में बात की गई है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं, कोई अपराध करते हैं और ऐसा अपराध जो एक ही तरह का अपराध है तो उस अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आप एक थप्पड़ मारते हैं या एक चाटा मारते हैं या फिर उसी व्यक्ति को आप 50 चाटा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो इन दोनों केस में किसी व्यक्ति को सजा सिर्फ एक चाटा मारने के हिसाब से जो सजा प्रावधान किया गया है सजा का, वही सजा दी जाएगी। ठीक है, ये धारा 71 में बात किया गया है। आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा अगर ध्यान दिया होगा तो थोड़ी बहुत में मुहावरे जो चलते हैं कि 1 छड़ी मारो या फिर 100 छड़ियां मारो तो जो सजा है एक ही मिलती है। वो इसी के विषय में कहा गया, धारा 71 में ही वो बात कही गई है। ठीक है, ये धारा 71 में ये बात को बताया गया है। अगली जो धारा हम पढ़ेंगे 73, अगली धारा हम कौन सी पढ़ेंगे, धारा 73 यानी सेक्शन 73 की बात करेंगे। इसमें बात किया गया है एकांत परिरोध के विषय में। इसमें कहा गया है एकांत परिरोध के विषय में, एकांत परिरोध के विषय में। एकांत परिरोध का मतलब समझ लीजिए हो गया कि किसी को अकेला कर देना। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे
इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिटरी कंसाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। एकांत परिरोध, किसी को अकेला कर देना एकांत परिरोध कहलाता है। कहने कोई मत कैदी अगर है उसको क्या किया जाता है, किसी अलग बैरक में, अलग जेल में रख दिया जाता है, उसको बिल्कुल अकेला कर दिया किया जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता, कोई उसके पास जाता नहीं, अंधेरा कमरा बिल्कुल अलग रखा जाता है, इसी को कहते हैं एकांत परिरोध, ठीक है। ये है धारा 73 में बात की गई है। 74 बात करेंगे, अगली धारा जो है 74 में इसकी अवधि की बात की गई। जो एकांत परिरोध है इसकी अवधि के विषय में बात किया गया है। कहा गया है कि जो मैक्सिमम अवधि हो सकती होगी वो 3 माह से अधिक नहीं होगी, 3 महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी। क्या? एकांत परिरोध की। किसी भी कैदी को 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। अगली बात इसमें कही गई है, यदि 3 माह से अधिक है, 3 माह से ज्यादा का कारावास है, तो हर एक मंथ में, एक माह में 7 दिन से ज्यादा, लगातार 7 दिन से ज्यादा का एकांत परिरोध नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी कैदी को 7 दिन से ज्यादा लगातार एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा अगर 3 माह से ज्यादा का है। मैक्सिमम वैसे कितना रहता है? 14 दिन तक आप लगातार रख सकते हैं अगर 3 माह तक है। ज्यादा हुआ तो 7 दिन तक लगातार रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद ब्रेक लेकर फिर आप आगे कर सकते हैं, लेकिन एक माह में 7 दिन तक लगातार रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये बात की गई है धारा 74 में। एकांत परिरोध धारा 73 में बात किया गया है और 74 में बताया गया उसकी अवधि के बारे में कि अवधि क्या होगी। और इसमें यह भी बात की गई है कि जो अवधि है वो किस प्रकार से होगी, वो भी देख लीजिए। यदि 6 माह का अगर उसको कारावास होता है तो एकांत परिरोध होगा 1 माह का, ठीक है। यदि 6 से ज्यादा 1 साल का हो तो कितने का परिरोध होगा? 2 माह का। 2 माह तक उसको एकांत परिरोध रखा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा लगातार नहीं रखा जा सकता। 2 माह तक, 14 दिन तक रहेगा इस समय, ठीक है। उसके बाद अगर 1 साल से ज्यादा का होगा, 1 साल से ज्यादा का हुआ तो इस केस में 3 माह तक रहेगा, ठीक है। और जब 3 माह से ज्यादा होगा तो क्या होगा? लगातार 7 दिन तक ही एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। और यहां तक कब तक, कितने दिन लगातार रखा जा सकता है? 14 दिन तक, ठीक है। ये था धारा 74 में बात की गई है। तो आज हमने बात कर ली चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 के विषय में, और इसमें जो भी धाराएं इंपॉर्टेंट दी गई हैं उनके बारे में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।